भारत शासन अधिनियम 1935 विद्यार्थियों, कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित सभी अधिनियमों में सबसे ज़्यादा महत्व भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसका यदि हम इम्पोर्टेंस देखें तो वर्तमान भारत का जो संविधान है उसका 2/3 हिस्सा वैसा ही है जैसा इस अधिनियम में लिखा है। तो अर्थात वर्तमान भारतीय इतिहास 2/3 भाग 1935 अधिनियम का है। सेम वैसे ही प्रोविजन है जैसा 1935 के अधिनियम में लिखा हुआ है। इस अधिनियम के बारे में हम देखें तो इस अधिनियम के 14 भाग थे। वर्तमान में संविधान के भाग देखें तो 22 हैं। 321 धाराएं हैं। वर्तमान में देखें 395 अनुच्छेद हैं, धारा कह दो, अनुच्छेद कह दो। 10 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान वाले में देखें तो 12 अनुसूचियां हैं, हालांकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो 1935 के अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। फिर 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। उसके बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हो गया। दूसरी तरफ संविधान सभा अपना कार्य कर रही थी, तो संविधान सभा के माध्यम से विभिन्न संवैधानिक प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जा रहा था। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी वो हम डिटेल में देखेंगे। पहली जो है संघात्मक सरकार की स्थापना, कि द फेडरल ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। अब संघ में कौन शामिल होगा? संघ में जब तक प्रांत शामिल नहीं होंगे, देशी रियासतें शामिल नहीं होंगी, तो ऐसे संघ का कोई महत्व नहीं था। तो इसमें संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब हम देखते हैं संघ में किन किन को शामिल होना था। तो ये संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर बनाया जाना था। ब्रिटिश प्रांत, यदि हम इस समय देखें तो भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नरी थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जिनको हम कहते हैं, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उनका तो मिलना अनिवार्य था इस संघ में, लेकिन देशी रियासतों के लिए ये स्वैच्छिक था कि वो मिलना चाहें तो मिल सकती हैं और स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो ये तो कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उस संघ में शामिल किन किन को होना था? ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत और देशी रियासतों से। यद्यपि देशी रियासतों की ये स्वेच्छा पे छोड़ दिया गया कि वो मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं। इस समय देखें तो 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। और जो संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान था, ये भी पहली बार किस अधिनियम में आया? 1935 के अधिनियम में। अभी तक किसी भी संवैधानिक विकास के अधिनियम में ये नहीं कहा गया कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। एग्जाम ये पूछा जाता है कि कौन से अधिनियम में पहली बार अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में। अब ये संघ तो बनाया जाना था, लेकिन संघ के लिए शर्त थी। वो शर्त जब तक पूरी नहीं होगी तब तक संघ अस्तित्व में नहीं आ सकता। तो पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं हम, यह संघ तभी अस्तित्व में आ सकता था जब राज्य परिषद में कम से कम आधी सीटों 52 सीट वाली रियासतें सम्मिलित हो तथा इन रियासतों की कुल जनसंख्या कुल रियासतों की जनसंख्या का 50% हो। तो राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? उन सदस्यों में आधे सदस्य वाली देशी रियासतें भी मिलनी चाहिए
और जो देशी रियासतें मिले उनकी जनसंख्या सभी देशी रियासतों की जनसंख्या का 50% भी होना आवश्यक था। लेकिन इस प्रोविज़न के कारण ये संघ अस्तित्व में नहीं आया। इस पॉइंट का क्लेरिफिकेशन आगे जो केंद्र के अंतर्गत जो सीट हैं राज्य परिषद की उनके माध्यम से किया जाएगा कि क्या 52 सीट क्या थी और 50% क्या था। तो पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। ऐसा संघ केंद्रीय प्रांत जो ब्रिटिश प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत थे और देशी रियासतों से होना था। हालांकि देशी रियासतों के लिए स्वेच्छा पे रखा गया कि वे मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती, लेकिन साथ ये प्रावधान कर दिया गया कि संघ में तभी आ सकता है, अस्तित्व में संघ तभी आ सकता है जब कम से कम 52 सीट वाली देशी रियासतें हों या जो रियासतें मिलें उनकी जनसंख्या पूरी रियासतों की संख्या के 50% होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया। 1919 के अधिनियम के बारे में हमें याद है कि वहाँ शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया, केंद्रीय विषय और राज्य विषय। केंद्रीय विषय और राज्य विषय। फिर राज्य विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इस प्रकार आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय उनके कारण प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। 1919 के अधिनियम में समवर्ती सूची का कोई प्रावधान नहीं था। पॉइंट नंबर 2 में हम देखते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। तो अधिनियम की 7वीं अनुसूची के अनुसार शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1935 के अधिनियम में संघ सूची में कितने विषय थे, प्रांतीय सूची में कितने थे, समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो इनको याद रखना है। 59 विषय संघ सूची में, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। और फिर भी यदि कोई विषय नया पैदा हो जाए भविष्य में, विषय का मतलब जैसे शिक्षा एक विषय है, संचार एक विषय है, टेक्नोलॉजी एक विषय है, व्यापार एक विषय है, स्वच्छता एक विषय है, बिजली एक विषय है, सिंचाई एक विषय है, तो ऐसे कि किस विषय पर किस सरकार का अधिकार होना चाहिए। जैसे हम देखें रक्षा है, डिफेंस है, तो डिफेंस सेंटर का हिस्सा है वर्तमान में। यदि हम देखें कभी ऐसा नहीं होता है राज्य की डिफेंस सिक्योरिटी पुलिस की सेंटर की होती है, लेकिन जैसे हम हेल्थ देखें, एजुकेशन देखें, तो हेल्थ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है, मतलब ये समवर्ती सूची का है। लेकिन जैसे हम पुलिस देखें तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय है और सेंटर का भी है, वो सेंटर फोर्सेस से करती है। तो विषयों को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। फिर भी कहा गया कि कुछ शक्तियाँ, कुछ विषय भविष्य में पनप जाएं, तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहा गया और अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय को दी गई। जैसे वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास हैं, संघ सरकार के पास में हैं। अब जैसे मूल संविधान में यदि हम देखें तो अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान क्यों दिए गए, क्योंकि भविष्य में यदि कोई शक्ति नया विषय उभर कर आता है तो उस पर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच कोई विवाद हो, उससे बचने के लिए अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया। जैसे हम देखें जब हम आज़ाद हुए तो जीएसटी की व्यवस्था नहीं थी, आज़ाद हुए ई कॉमर्स की व्यवस्था नहीं थी, इतने संचार की सुविधाएं नहीं थी, साइबर ठगी जैसी चीज़ें नहीं थी, साइबर क्राइम नहीं थी। तो फिर ये कहा गया कि नए नए जो विषय हैं उभर कर किन के पास जाएंगे, तो वर्तमान संविधान में हिस्से किन के पास हैं, केंद्र सरकार के पास हैं, संसद के पास हैं। 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के पास थे, मतलब केंद्र सरकार के ही पास में थे। कुछ विषयों में केंद्रीय विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आपातकाल जैसी परिस्थितियों में वर्तमान में भी ये व्यवस्था है। विद्यार्थियों, हम जैसा मैंने बताया है कि वर्तमान संविधान का 2/3 हिस्सा सेम है जो 1935 में लिखा हुआ है।
पॉइंट नंबर 3 देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक है सर्वोच्च न्यायालय, एक है संघीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कोलकाता में की गई, उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय था। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, फेडरल कोर्ट की बात है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना, एग्जाम में ये पूछा जाता है, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम की मुख्य विशेषता है? 1935 के अधिनियम की। इसमें क्या कहा गया कि संघ तथा इनमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे संवैधानिक विवादों की निपटान के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना भी कर दी गई। और ये संघीय न्यायालय 27 जनवरी 1950 तक अस्तित्व में रहता है। उसके बाद में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संवैधानिक विकास जो स्वतंत्रता के बाद किया गया उनके तहत किया गया। अब देखते हैं कि संघीय न्यायालय क्या वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय भी था भारत का? 1935 के अधिनियम के तहत जो संघीय न्यायालय बनाया गया, क्या वास्तव में ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी था? ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध में अपील ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इस प्रकार यदि हम देखें तो ये वास्तव में भारत के मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। संरचना हम देखते हैं, संघीय न्यायालय की स्थापना कैसी थी? तो एक मुख्य न्यायाधीश और कम से कम 7 अन्य न्यायाधीश होने जरूरी थे। एक मुख्य न्यायाधीश और कम से कम 7 अन्य न्यायाधीश होने चाहिए थे। नियुक्ति कौन करता था? तो नियुक्ति सम्राट द्वारा किया जाता था। और कार्यकाल यदि हम देखें तो 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते थे। 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते थे। विद्यार्थियों बार बार पूछे जाते हैं, 1935 के अधिनियम के संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सदस्य कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटेन का सम्राट करता था। कितने वर्ष तक नियुक्त रह सकते थे? 65 वर्ष की आयु तक। नोट, अब देखते हैं नोट में क्या है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे, जबकि स्वतंत्र भारत के फेडरल कोर्ट के पहले न्यायाधीश हीरालाल कानिया थे। हीरालाल कानिया थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, जबकि 1935 के अधिनियम के तहत जो संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 में बना, उसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। इस प्रकार भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर गवेयर थे। अब हम देखते हैं इस संघीय न्यायालय की अधिकारिता क्या थी, जुरिडिक्शन क्या थी, कहाँ कहाँ इसके निर्णय लागू होते थे। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बने सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता केवल कलकत्ता नगर तक रखी गई। कलकत्ता नगर के बाहर वे मामलों को नहीं सुन सकता था। इस अधिनियम के जो थे उसमें क्या थी कि एक तो प्रारंभिक अधिकारिता, प्राइमरी जुरिडिक्शन कहाँ था? तो केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच के उत्पन्न मुद्दे, वर्तमान में भी ऐसा ही है। तो केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न मुद्दों को दूर करना, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ये करना ही है, इस पे मना नहीं कर सकता ये कोर्ट। द्वितीय अपीलीय अधिकारिता, तो ये क्या कहता है कि यदि मामला 1935 के अधिनियम से संबंधित है तो उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध संघीय न्यायालय में की जाएगी, किंतु फेडरल न्यायालय को सिविल और दांडिक मामलों में कोई अपीलीय अधिकारिता प्रावधान नहीं थी। ऐसे मामलों में अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। तो इसमें अपीलीय अधिकारिता भी दी गई कि जो हाई कोर्ट्स हैं विभिन्न राज्यों में बने हैं उनके निर्णयों की अपील की जाएगी, बशर्ते ऐसा मामला 1935 के अधिनियम से संबंधित होना चाहिए।
इसके अलावा यदि कोई मामला है, पुराना मामला है, तो प्रिवी काउंसिल में इंग्लैंड में की जाएगी। तीसरा, परामर्शदाती अधिकारिता सलाहकारी के रूप में भी होता है। चूंकि सलाहकारी है तो जरूरी नहीं है कि सलाह को माना जाए या सलाह के लिए वादे किया जाए। तो गवर्नर जनरल को विधि से संबंधित कोई मामला हो या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो ऐसे मामलों में गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और जो परामर्श दिया है उसको गवर्नर जनरल भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। वर्तमान भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में लिखा हुआ है। 143 अनुच्छेद इस बारे में कहता है कि राष्ट्रपति को यदि लगता है कि कोई विधि से संबंधित कोई सारवान प्रश्न है और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट को लिखकर सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही यदि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है तो राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जनरली अच्छी बात है तो उसको स्वीकार करते हैं। पॉइंट नंबर 4, केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में परिवर्तन। केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में क्या परिवर्तन किया जाता है? 1919 के अधिनियम में हमने देखा कि 2 द्विसदनीय सदन की स्थापना केंद्र में की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय सदन की स्थापना कब की गई? 1919 के अधिनियम में। उस समय 2 हिस्से बनाए गए थे, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में अब हम देखते हैं और राज्य विधान परिषद में किस किस प्रकार सदस्य थे। राज्य परिषद में हम देखते हैं राज्य परिषद उच्च सदन था और स्थायी सदन था, जबकि विधानसभा निम्न सदन और अस्थायी सदन था। एग्जाम में पूछा जाए 1935 के अधिनियम के तहत जो राज्य परिषद बनाई गई थी वो कैसा सदन था? उच्च सदन या स्थायी सदन था। इसमें 260 सदस्य थे, 260 मेंबर थे, 260 मेंबर थे राज्य परिषद में। इन 260 सदस्यों में हम देखते हैं 156 सदस्य निर्वाचित थे और 104 सदस्य मनोनीत थे। 156 जो सदस्य निर्वाचित थे उनका निर्वाचन ब्रिटिश प्रांत से होना था। 104 जो मनोनीत सदस्य थे वो देसी रियासतों से मनोनीत होने चाहिए। 156 जो ब्रिटिश प्रांतों से थे उनमें हम देखते हैं उनमें 150 निर्वाचित होने चाहिए और 6 गवर्नर जनरल के माध्यम से मनोनीत होने चाहिए। हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया जाएगा और उस संघ के अंतर्गत राज्य परिषद में 104 सीटें देसी रियासतों को दी गई। तो उस अधिनियम में ये कहा गया कि देसी रियासतों को राज्य परिषद में जितनी सीट दी गई हैं उनमें कम से कम आधी सीटों वाली देसी रियासतें शामिल होना चाहिए। मतलब जो रियासतें संघ में शामिल हो रही हैं तो कम से कम इतनी रियासतें आनी चाहिए जिनसे संख्या 52 की पूर्ति हो सके। ये तो कह दिया, लेकिन हो सकता है छोटी रियासतें मिल गई हों। दूसरी तरफ क्या शर्त लगाई गई कि जो रियासतें मिली हैं उनकी जनसंख्या भी सारी रियासतों की जनसंख्या का 50% होना चाहिए। तो 2 शर्तें थी, रियासतों की सीटों का भी 50% आना चाहिए था और जनसंख्या का भी 50% आना चाहिए था। तो राज्य परिषद में हमने देखा कि ये उच्च सदन था, स्थायी सदन था। इसमें 260 सदस्य थे। 260 सदस्यों में 156 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित थे, 104 देसी रियासतों से मनोनीत होने थे। 156 ब्रिटिश प्रांतों में से 150 का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना था और 6 सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होने थे। केंद्रीय विधानसभा में हम देखें तो ये निम्न सदन था और अस्थायी सदन था। इसमें कुल 375 सदस्य थे, 375। उनमें से 250 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होने थे और 125 देसी रियासतों से मनोनीत होने थे। तो ये केंद्रीय विधानमंडल की संरचना हुई। अब देखते हैं हम सेंटर में और क्या किया गया। गवर्नर जनरल के पास अत्यधिक शक्तियां दी गई, उसको वीटो का अधिकार दिया गया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया,
विधेयक को अंतिम स्वीकृति दिया गया, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यद्यपि केंद्र पर राज्य परिषद और केंद्रीय विधानमंडल का निर्माण तो किया गया, लेकिन अभी भी वास्तविक शक्तियां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी। किसी विधेयक के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर गवर्नर जनरल दोनों सदनों के लिए जॉइंट मीटिंग बुला सकता था, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई और ऐसे संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन कर सकता था? गवर्नर जनरल। तो जैसे जनरली ये पूछा जाता है 1935 के अधिनियम के तहत सत्र आहूत कौन करता था? गवर्नर जनरल। वीटो की शक्ति किनके पास थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किनके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। पॉइंट नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र में द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम इन यूनियन। 1919 के अधिनियम में हमने ये देखा कि प्रांतों के अंतर्गत विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और उनके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। और प्रांतों में द्वैध शासन लागू होना या प्रांतीय स्वायत्ता ही जिसको हम कह सकते हैं, ये 1919 के अधिनियम की बहुत बड़ी विशेषता थी। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो 5 नंबर के पॉइंट में देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। केंद्र में द्वैध शासन क्या था कि केंद्र के विषयों को भी दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित या रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय रिजर्व्ड सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। हम देखते हैं रक्षित हैं, यानी इनकी रक्षा कर रखे हैं ब्रिटिश सरकार ने, तो इनका प्रशासन कौन चलाए? इनका प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद की सहायता से किया जाना था, लेकिन परिषद के निर्णयों को गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्य नहीं था। एग्जाम्पल हम देखें, जैसे डिफेंस का है, फॉरेन अफेयर्स का है, रिलीजियस मैटर हैं, ट्राइब्स के मैटर हैं, तो ऐसे विषयों पर गवर्नर जनरल या आरक्षित विषयों के मामले में गवर्नर जनरल के पास अधिकार थे और गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से इस मामले पर कार्य करता था। हालांकि गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं था, क्योंकि उसको वीटो करने का पावर थी, अध्यादेश जारी करने की पावर थी, जॉइंट मीटिंग आहूत करने की पावर थी, अंतिम रूप से विधेयक पर हस्ताक्षर करने की पावर उन्हीं के पास थी। हस्तांतरित विषय देखते हैं तो गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करते थे और ऐसे मंत्री केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, न कि गवर्नर जनरल के प्रति। जबकि रक्षित विषयों के अंतर्गत गवर्नर की परिषद केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं हुआ, ये केवल किताबों का हिस्सा बनकर रह गया। पॉइंट नंबर 6 प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना। प्रांतों को स्वायत्ता दे दी, वो अपने मामले में अपना शासन करें। तो प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना 1919 के अधिनियम की बड़ी विशेषता। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना और समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्ता दे दी। तो प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के अधिनियम की एक बड़ी विशेषता है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया और केंद्रीय नियंत्रण को खत्म कर दिया गया। तो एक तरीके से प्रांतों में चुनाव होकर संबंधित जो सीएम है, उस समय प्रधानमंत्री के पद भी कहते थे इनको, तो इनके चुनाव होते हैं। पॉइंट नंबर 7 प्रांतीय शासन व्यवस्था। अधिनियम ने प्रांतों में एक उत्तरदायीपूर्ण सरकार की स्थापना की और ये कहा कि शासन की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके हाथों में होगी, ऐसा कहा गया। लेकिन जैसे केंद्र के अंतर्गत गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही प्रांतों में भी गवर्नर होता था। तो यदि हम प्रांतों में, यद्यपि ये कहा गया कि प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई है, लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए तो जो प्रांतीय गवर्नर है उसके पास अनेक विवेकाधीन शक्तियाँ थी, विशिष्ट उत्तरदायित्व थे। संविधान निलंबन की शक्ति के कारण प्रांतों में उत्तरदायीपूर्ण शासन की स्थापना नहीं होती है।
अब पॉइंट नंबर 8 में हम देखते हैं कि कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई, कुछ राज्यों में 2 सदन बनाए गए। द्वै शासन की बात नहीं हो रही है, द्विसदनात्मक बात है, 2 सदन बनाए जाते हैं कुछ प्रांतों में। एक विधानसभा थी, दूसरी विधान परिषद है। विधानसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा गया और उनका कार्यकाल 5 वर्ष था। विधान परिषद उच्च या स्थायी सदन। वर्तमान संविधान में भी ये व्यवस्था है कि प्रांतों में विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद भी हो सकती है, और भारत के 6 राज्यों के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अस्तित्व हैं। पॉइंट नंबर 8 में आगे देखते हैं, 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। साथ ही इसमें प्रोविजन थे कि उड़ीसा और सिंध नामक 2 नए प्रांत बनाए गए। 1935 के अधिनियम के तहत 2 नए प्रांतों की स्थापना की जाती है। पहला प्रांत सिंध और द्वितीय प्रांत उड़ीसा थे। इस प्रकार कुल प्रांतों की संख्या इस अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात 11 हो जाती है, जो पहले 9 थी। पॉइंट नंबर 9, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। दलित व महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। दलितों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक मैकडोनाल्ड पंचार्ड के माध्यम से, मैकडोनाल्ड अवार्ड के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया। 1935 के अधिनियम में फिर लिखा गया कि पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार दलित और महिलाओं तक के लिए किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, दलितों के लिए कब की जाती है व्यवस्था? सांप्रदायिक पंचार्ड के माध्यम से, अवार्ड के माध्यम से। पॉइंट नंबर 10, मताधिकार प्रणाली का विस्तार किया गया। हालांकि फिर भी पूरे भारत की यदि जनसंख्या को देखें तो अधिकतम 10% जनसंख्या इसमें शामिल हुई थी। पॉइंट नंबर 11, 1858 के अधिनियम की सहायता से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया। लेकिन 1935 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन में स्थित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव की सहायता के लिए एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई और उस परामर्शदात्री समिति में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 सदस्य हो सकते थे। और ये परामर्श भी जो प्रांतों में जो जनपद सेवा है केवल उन्हीं के लिए लिया जाना था, और सलाह मानने के लिए जरूरी नहीं था कि भारत सचिव इस परिषद की या परामर्शदात्री समिति की सलाह माने ही। तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 3 से 6 सदस्यीय एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया जो जनपद सेवाओं के लिए परामर्श प्रदान करती थी। हालांकि इनकी परामर्श को भारत सचिव मानने के लिए बाध्यकारी नहीं था। पॉइंट नंबर 12 बहुत महत्वपूर्ण है। संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, 1919 के अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान था, ये हमने देखा। यहाँ काफ़ी कंफ्यूज होता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका प्रावधान 1919 के अधिनियम में था। ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना भी। 1935 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान था, यूपीएससी का प्रावधान था। वर्तमान में जो यूपीएससी है उसका प्रावधान 1935 के अधिनियम में मिलता है। और सभी राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग भी होने चाहिए जो योग्यता आधारित विभिन्न भर्तियां करेंगे। 13 पॉइंट नंबर 13, ब्रह्मा और अदन की खाड़ी को बाहर से पृथक किया गया। वर्तमान में जो ब्रह्मा है, म्यांमार देश है, उनकी शासन व्यवस्था भी भारत का गवर्नर जनरल ही देखता था। तो ब्रह्मा को भी बाहर से अलग कर दिया गया और अदन की खाड़ी उनको भी भारत से अलग कर दिया गया। पॉइंट नंबर 14, अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वित्तीय सलाहकार, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर, आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर आदि की नियुक्ति और पदमुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया।
तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कोई किसी का भी पूछ लिया जाए। आरबीआई के गवर्नर डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति 1935 के अधिनियम के अनुसार कौन करते थे? भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो ऐसे विभिन्न पदों पर नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। पॉइंट नंबर 15 कि बार शासन अधिनियम 1919 में प्रस्तावना का उल्लेख था, किंतु बार शासन अधिनियम 1935 में उद्देशिका या प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना नहीं थी? तो बार शासन अधिनियम 1935, 1919 में प्रस्तावना थी। पॉइंट नंबर 16, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के अधिकारों में असीमित वृद्धि की गई। और पॉइंट नंबर 17 भी लिखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी, आरबीआई की स्थापना की जाएगी। तो आरबीआई की स्थापना का प्रावधान भी किसमें था? बार शासन अधिनियम 1935। नोट, 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हुए। इनमें 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। असम, बम्बई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब रही। इस अधिनियम के बारे में विभिन्न लोगों ने अलग अलग कथन कहे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। प्रथम, जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। इसने कहा कि ये ऐसी गाड़ी है 1935 का अधिनियम जिसके अनेक ब्रेक हैं लेकिन इंजन नहीं है। दूसरा, जवाहरलाल ने ये कहा ये दास्ता का आज्ञा पत्र है, इसके माध्यम से स्वतंत्रता मिलती नहीं है, ये तो दास्ता को तो मेंटेन रखता है। तीसरा, राजगोपालाचारी, इसने कहा कि नया संविधान तो द्वैध शासन से भी बुरा है। चौथा, मोहम्मद अली जिन्ना, 1935 अधिनियम की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, ये खड़ी हुई मिसप्रिंट हो गया, सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब और पूर्णतः अस्वीकृति के योग्य है। ये पूछ ही जाते हैं बार बार। नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बताया। दूसरा, दास्ता का आज्ञा पत्र बताया। राजगोपालाचारी ने कहा कि ये द्वैध शासन से भी बुरा है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि 1935 की अधिनियम मूल रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब और पूर्णतः अस्वीकृति के योग्य थी। अब इस अधिनियम की कमियां क्या थी? कि एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान तो ये करता था कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाएगी, लेकिन ऐसी शर्तें जोड़ी गई जिस कारण ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता था और वास्तव में अस्तित्व में आया भी नहीं। द्वितीय, क्योंकि देशी रियासतों के लिए शर्तें ऐसी जोड़ दी गई, साथ ये भी कहा गया कि वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्ता एक भ्रम रहा, क्योंकि प्रांतीय गवर्नर को अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई। हमने देखा कि प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, लेकिन वास्तव में यदि हम देखा जाए तो ये प्रांतीय स्वायत्ता एक भ्रम रहा, क्योंकि प्रांतीय गवर्नर को अत्यधिक शक्तियां दी गई, जिस कारण जो निर्वाचित सदस्य थे उनके पास अधिकार नहीं थे। पॉइंट नंबर 3, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, लेकिन ऐसा संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। पॉइंट नंबर 4, गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार प्रदान किए गए, वीटो का दिया गया, अध्यादेश का दिया गया, अवशिष्ट शक्तियां दी गई, विवेकाधीन शक्तियां दी गई। 5, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार किया गया। आपस में भारतीय जो सांप्रदायिक एकता अखंडता थी, उसको धीरे धीरे अंग्रेज तोड़ना चाह रहे थे। पॉइंट नंबर 6, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया गया। अभी भी भारत की केवल 10% जनसंख्या मतदान में हिस्सा ले सकती थी, इसलिए कैसे एक उत्तरदायी सरकार हो सकती थी। पॉइंट नंबर 7, यह अधिनियम अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी हितों का ही रक्षक था, न कि मूल देश के लोगों की संवैधानिक विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए। महत्व क्या था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना एक अच्छा कदम था। दूसरा, संघ की स्थापना का प्रावधान हुआ, जिसे भारत के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और
वर्तमान संविधान का यदि हम आधार देखें तो यही आधार था।